देखिए हमारे पास ये डिज़ाइन है। राउटर 1 2 3 4 5 मल्टीपल पाथ भी हमने लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, और कल हमने रिलायबल मल्टीकास्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक। थोड़ा सा टोपोलॉजी टेबल, आज टोपोलॉजी टेबल की डिटेल में जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से टोपोलॉजी टेबल काम करती है और क्या है ये। ओके। वॉइस क्लियर है ना मेरी? यस सर। राउटर 1 पर जाते हैं और कमांड लगाते हैं शो आईपी आई जे आर पी टोपोलॉजी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एंट्रीज नजर आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कोड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिखा रहा है IPv4 टोपोलॉजी टेबल फॉर AS100 जो आपने दी है, और इस राउटर की राउटर आईडी। ठीक है, इस राउटर का जो सबसे बड़ा इंटरफेस है आईपी एड्रेस से कॉन्फ़िगर्ड वो 30.1। कोड्स हैं पैसिव, एक्टिव, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई। ये कोड्स कौन से हैं? ये राउट के स्टेटस कोड हैं जो आपको हर एंट्री से आगे दिखाई दे रहे हैं। पी लिखा दिखाई दे रहा है तो पैसिव स्टेट है। पैसिव स्टेट का मतलब ये राउट फुल्ली कन्वर्ज्ड है और राउटिंग टेबल में प्लेस होने के लिए तैयार है। देर इज नो कन्वर्जेंस गोइंग ऑन, यहाँ इस पर किसी तरीके की कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही है, और स्टेबल है आपका डिजाइन। अगर यहाँ पर एक्टिव दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका राउट अभी भी किसी अच्छे पाथ को सर्च में लगा हुआ है और उसको एक्टिव मोड में डाला हुआ है। एक्टिव का मतलब AIGRP प्रोसेस इन वर्किंग टू फाइंड अ बेस्ट पाथ और इन सम कैलकुलेशन, बिजी इन सम कैलकुलेशन। और अगर पी दिखता है पैसिव का मतलब राउट इज फुल्ली कन्वर्ज्ड एंड स्टेबल, और इसके ऊपर अब राउटिंग पाथ का डिसीजन आ गया हो। ये दो कोड यहाँ पर आपको नजर आते हैं। RSQRE ये क्या है? जब राउटर किसी प्रोसेस में रहता है तो ये जनरली शो नहीं होते हैं क्योंकि बहुत फास्टली मूव करता है ये JRP। या तो आपको पी दिख सकता है या ए दिख सकता है। ए का मतलब क्या है? टोपोलॉजी अनस्टेबल। और पी दिखता है तो टोपोलॉजी स्टेबल, और आपके राउटिंग टेबल में पाथ चला गया होगा। क्लियर है बात मेरी? यस सर। अब टोपोलॉजी टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या? एक सेकंड देना। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हो 5.00/8। ये क्या है? ये आपकी डेस्टिनेशन। AIGRP के अंदर सभी डेस्टिनेशंस लिस्टेड होते हैं टोपोलॉजी टेबल के अंदर। आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड, आपके जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे आप नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करते हैं। ये आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया होगा, आपने किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को AIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया इस राउटर पे तो वो भी लोकल नेटवर्क इसमें यहाँ पर नजर आएगा। या कोई इंफॉर्मेशन या किसी ऐसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो आपको अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, ऐसा ही क्वेरी ऐसा ही रिप्लाई से मिलती है, मतलब अपडेट से आप रिसीव करते हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड भी यहाँ पर दिखाई देता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट भी यहाँ पर नजर आएंगे, या किसी अपडेट से अगर आपको कोई किसी राउट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो भी यहाँ पर स्टोर होंगे। क्लियर है ये बात? सर 5.0.0 एक कनेक्टेड नेटवर्क है इसका। नहीं, रिमोट नेटवर्क। रिमोट। 5.00 रिमोट नेटवर्क है। इसका जो कनेक्टेड नेटवर्क होगा वो ये है, और उसके आगे कनेक्टेड लिखा हुआ है। है। ये किससे मिले हुए हैं? वाया नेबर से मिले हुए हैं। इसके तीन नेबर हैं 5.0 के। 10.2 एक नेबर है, 20.3 है, 30.4 है, और कनेक्टेड में कनेक्टेड लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, आपके पास नेटवर्क यानी डेस्टिनेशंस डायरेक्टली कनेक्टेड भी और रिमोटली लर्न भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। उनके नेबर दिखाई देते हैं, किस नेबर से हम्म। लर्न हो रहा है। और ई ग्रेस इंटरफेस भी दिखाई देता है कि वो नेबर आपके किस लोकल इंटरफेस से अटैच्ड। ठीक है, 10.2 मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है इससे। 10.3 मेरा 1/0 से कनेक्टेड है, और 30.4 मेरा 1/1। ऐसे ही 4.0 भी मुझे किस नेबर से मिलता है? इससे। 60.0 भी इससे मिलता है। और ये नेबर आईपी देख रहे हैं, कनेक्टेड वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए आपको कनेक्टेड शो हो। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स और देखते हैं। एक टर्म लिखी हुई है सक्सेसर, एक टर्म लिखी हुई है FD,
और ब्रैकेट में भी कोई आपको वैल्यूज नजर आए। ये क्या है? ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है AIGRP टोपोलॉजी टेबल में, और मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म और मोस्ट पुअरली डिस्क्राइब टर्म्स भी इंटरनेट पर यही AIGRP। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर बोलते हैं बेस्ट, बेस्ट पाथ को। True. जो राउटिंग टेबल में प्लेस हो। ये आपको AIGRP टोपोलॉजी टेबल में भी दिखते हैं और राउटिंग टेबल में भी चले जाए। ये 100% लूप फ्री पाथ है, और शॉर्टेस्ट भी है। सक्सेसर राउट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है टू रीच एनी डेस्टिनेशन, यानी सबसे बेस्ट पाथ, और 100% लूप फ्री होता है। और बेस्ट होने की वजह से ये राउटिंग टेबल में नजर है। जिनके आगे भी सक्सेसर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 सक्सेसर लिखा हुआ है, तो ये तीनों के तीनों जो नेबर हैं, ये जिस राउट को लेकर आ रहे हैं 5.0 इससे मिलता है, तो ये सक्सेसर राउट है, राउटिंग टेबल में प्लेस हो। क्लियर है? यस सर। यहाँ हर जगह सक्सेसर लिखा हुआ है, सक्सेसर। ये सब क्या है कि ये वाले नेबर से 50.0 आपके राउटिंग टेबल में शो हो रहा होगा, राउटिंग टेबल में जा चुका हो। देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो। तो IP राउट AIGRP, तो आप यहाँ देखो, जैसे 4.000 को देख लेते हैं, वाया 30.4 आपको मिलता है। तो यहाँ भी अगर देखो 4.000 ये रहा, हम्म। वाया 30.004 है। ठीक है, सक्सेसर राउट है, तो राउटिंग टेबल में प्लेस हो। क्लियर है? यस सर। एक राउटिंग टेबल में कितने सक्सेसर हो सकते हैं एक राउट के लिए? तो जब उसे भी बताता हूँ, पहले आप इससे आगे की चीजें सुनो। ठीक है, तो ये तीन दो चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है, ये क्या है और ये वैल्यूज की। ठीक है, सबसे पहले आता है FD, इसे हम बोलते हैं फिजिबल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? फिजिबल विजिबल डेस्टिनेशन डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस। स्लैश से पहले आपको एक वैल्यू नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट डिस्टेंस या करंट डिस्टेंस, CD। फिर आपको एक स्लैश के बाद एक और वैल्यू नजर आ रही है आफ्टर स्लैश, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड डिस्टेंस, FD, CD एंड RD। RD का एक नाम और है एडवर्टाइज डिस्टेंस भी कहते हैं हम लोग इसे। दो नाम है, RD और AD। तो AD, अब AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से क्लैश करता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम रिपोर्टेड डिस्टेंस वर्ड को यूज करेंगे। लेकिन किताबों में आप दोनों चीजें देख सकते हो, कहीं रिपोर्टेड डिस्टेंस लिखा है, कहीं एडवर्टाइज डिस्टेंस लिखा है, दोनों सेम चीज है इन केस ऑफ EIGR। लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है AD वैल्यू के साथ, जो राउटिंग प्रोटोकॉल के ADM के साथ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम RD वैल्यू को यूज करेंगे, हम यूज करेंगे RD। क्लियर है? यस। अब ये तीनों चीजें हैं क्या? सबसे पहले रिपोर्टेड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है? ये इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए मेरे नेबर से कैलकुलेटेड एडवर्टाइज डिस्टेंस, यानी कि इसे आप कह सकते हो, जैसे आपके पास ये राउटर्स, यहाँ एक डेस्टिनेशन, हम इस राउटर पर बैठे हैं, और इस राउटर पर बैठकर यहाँ एक डेस्टिनेशन है 5.0. तो हम इसकी टोपोलॉजी टेबल पढ़ रहे हैं,
5.00 के आगे दो वैल्यू लिखी है ब्रैकेट। जैसे मान लेते हैं यह है 10 और यह है 9। ठीक है, हम इस वैल्यू को पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये रिपोर्टेड डिस्टेंस। रिपोर्टेड डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का मतलब मेट्रिक होती है, जिसे नेबर रिपोर्ट करता है आपको। यानी कि मेरा ये वाला जो राउटर है, इसने एक यहाँ पर एक डिस्टेंस, एक मेट्रिक रिपोर्ट करी है। वो मेट्रिक क्या है? वो है कॉस्ट फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन। इस नेबर से इस डेस्टिनेशन तक की जो इसने मेट्रिक निकाली हो, उसको रिपोर्ट करता है वाया रिपोर्टेड डिस्टेंस। ये बताता है मेरे से नेबर आपकी डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट इस 5.00 की जो टोटल कॉस्ट आती है, वो ये। क्लियर है? फिर आप उससे आगे एक स्लैश से वैल्यू देख रहे हो, इसे हम कहते हैं सीडी, कंपोजिट डिस्टेंस या करंट डिस्टेंस क्या कह सकते हो। ये है कॉस्ट फ्रॉम लोकल टू नेबर प्लस आरडी। ये क्या कह रहा है? कंपोजिट डिस्टेंस क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक टोटल कॉस्ट होती है। लेकिन इसे निकालने के लिए इस राउटर को इनकी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास पहले से ही अपने नेबर से डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट आई हुई है इन द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टेड डिस्टेंस आर। तो ये क्या करेगा? केवल अपने इस लोकल इंटरफेस से इस वाले नेबर तक के बीच की जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करेगा, और उसमें इस नेबर ने जो आरडी आपको रिपोर्ट करी है उसको ऐड कर। तो आपकी कितनी टोटल कॉस्ट हो जाएगी? लोकल टू डेस्टिनेशन। मतलब कॉस्ट जो कैलकुलेशन है उसको टू स्टेप में ब्रेक किया है आईजीआरपी ने। एक बनाई है, एक स्टेप बनाया है उसने कहाँ से यहाँ तक। ठीक है, प्लस उसने एक स्टेप बनाया यहाँ से। क्लियर? क्या? अब ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी इसको? तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता, है ना। तो इसके पास सारी चीजें आ ही जाती हैं, ये सब अपने अपने डेटाबेस में, वो सारी अपने अपडेट्स में मिनिमम बैंडविड्थ, टोटल डिले ऐड करते 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 पैकेट से सबको भेजते रहते हैं, यहाँ पहुंच जाता है। तो उसको कैलकुलेट कर लेता। तो यहाँ पर आता है ड्यूअल। ये आईजीआरपी की जो ड्यूअल एल्गोरिदम है, ये क्या करती है? 100% लूप फ्री पाथ के ऊपर बात करती है कि कोई भी बात हो, कितना भी बेहतर बात हो, तो पहले 100% लूप फ्री होना चाहिए। तो उसने एक पैरामीटर बना रखा है जो ये इंश्योर करता है राउटर को कि ये जो पाथ है आपके पास, ये 100% लूप। और टोपोलॉजी टेबल के अंदर केवल 100% लूप फ्री पाथ आते हैं जो ड्यूअल ने डिसाइड किया। उसके अलावा और कोई पाथ नजर नहीं आते। जैसे हमने देखा था टोपोलॉजी टेबल में केवल और केवल सक्सेसर राउट नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि हर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रास्ते, है ना। कल भी हमने इस बारे में देखा था। सेकंड बुक। वॉइस क्लियर है ना मेरी? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर है आप लोगों को? अब इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है, यह इन्होंने एक और पैरामीटर रखा है, जिसे हम कहते हैं विजिबल सक्सेसर। विजिबल सक्सेसर क्या है? ये सेकेंडरी बस राउट होते हैं जो 100% लूप फ्री होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी बस राउट 100% लूप फ्री, जो गारंटी देते हैं कि आईजीआरपी में किसी तरीके का लूप नहीं होता, उन्हें हम फिजिबल सक्सेसर बोलते हैं। और ये फिजिबल सक्सेसर भी आपकी टोपोलॉजी टेबल में हो सकता है। टोपोलॉजी टेबल में सक्सेसर भी हो सकता है और फिजिबल सक्सेसर भी हो सकता है। लेकिन हमारे करंट जो हमने अभी टेबल खोलकर देखी थी, वहां किसी भी तरीके का फिजिबल सक्सेसर नहीं दिख रहा था। सक्सेसर दिख रहे हैं, क्योंकि फिजिबल सक्सेसर केवल वो राउट होते हैं जो फिजिबिलिटी
कंडीशन को मैच कर पाए, यानी एफसी वैल्यू। एक इन्होंने एक कंडीशन बनाई है कि फिजिबल सक्सेसर सेकेंडरी बेस्ट राउट होता है। सेकेंडरी बेस्ट राउट का मतलब क्या होगा, जैसे आपका सक्सेसर चला जाता है तो ये आईजीआरपी को रिकैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, उसके पास पहले से एक बैकअप पाथ रखा हुआ है। जो आईजीआरपी ने ये प्रूव कर रखा है कि इसमें किसी तरीके का कोई लूप फॉर्म नहीं होगा, तो इमीडिएट इन सेकंड्स ये आईजीआरपी में पाथ मैनिपुलेट हो जाता है और सक्सेसर फेल होने पर फिजिबल सक्सेसर सक्सेसर बन जाता है और राउटिंग टेबल में प्लेस हो जाता है। सक्सेसर कहाँ हो सकते हैं, टोपोलॉजी टेबल में भी हो सकते हैं और राउटिंग टेबल में निश्चित तौर पर होंगे। फिजिबल सक्सेसर केवल टोपोलॉजी टेबल में हो सकते हैं अगर वो फिजिबल सक्सेसर बन पाए तो। वो राउटिंग टेबल में तब तक नहीं जाते जब तक करंट सक्सेसर फेल नहीं हो जाता। अगर करंट सक्सेसर फेल हो जाता है तो फिजिबल सक्सेसर वो बैकअप पाथ है जो इमीडिएट सक्सेसर का बैकअप बन सकता है और आपकी जो राउटिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देता। क्लियर है? यस सर। अब ये फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और ये फिजिबल सक्सेसर बनते कैसे हैं, हमारे में क्यों नहीं दिख रहे, क्या सिचुएशन हो रही है, उसके बारे में बात में आती है। यहां पर आती है एफडी, जो आपने देखी फिजिबल डिस्टेंस। बाकी की डिस्टेंस क्लियर हो गई दोनों। रिपोर्टेड डिस्टेंस नेबर से डेस्टिनेशन तक की दूरी, और कंपोजिट डिस्टेंस लोकल से नेबर, और उसने जो ओआरडी रिपोर्ट की थी वो उसने उसमें जोड़ लिया तो वो मिलकर सीडी बन जाती है, कंपोजिट डिस्टेंस या करंट डिस्टेंस। क्लियर है? और जिस भी राउटर की सीडी सबसे कम होगी वो बेस्ट पाथ बन जाएगा अपने आप। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और आपके पास दो पाथ हैं इस तरीके से। यहाँ जो एफ डी सी डी आती है वो आती है अगर 1000, और इसकी एफ डी आती है 10,000। तो जो छोटी वैल्यू वाली सी डी होगी जो करंट डिस्टेंस है वो आपका बेस्ट पाथ होता है, लीस्ट कॉस्ट सी डी। क्लियर? अब ये फिजिबल डिस्टेंस क्या है, लोग क्या कहते हैं हमेशा, जो सी डी है किसी से पूछ लो ये क्या लिखा है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, या राउटिंग टेबल में आपने देखा टी करके 1.000 और उसकी मैट्रिक लिखी हुई है 90 एडी हो गई, और यहाँ 15 61 60 इस तरीके से वैल्यू फीड। पूछते हैं ये क्या चीज है तो लोग इसे एफडी बताते हैं, जो टोटली रॉन्ग है। यहाँ एफडी नहीं होती, राउटिंग टेबल में आपको हमेशा सीडी नजर आएगी, करंट डिस्टेंस, यानी कि इस राउट की उस पर्टिकुलर नेबर से करंट डिस्टेंस क्या है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं और देखा है कि किसी से पूछते हैं एफडी क्या है तो बताता है ये आईजीआरपी के जो मैट्रिक पैरामीटर है उसका है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको रियलिटी में जानते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप उसे जान पाओ। एफडी क्या है, ये एक हिस्टोरिकल वैल्यू, जो ये आईजीआरपी लूप प्रिवेंट करने के लिए स्टोर करता है। ये वैल्यू क्या कहती है, जब भी कभी मेरा राउट एक्टिव से पैसिव में गया होगा फर्स्ट टाइम, जब सबसे पहली बार आपके पास राउट लर्न हुआ होगा तो उसकी हम्म। जो कैलकुलेशन है वो एक्टिव से पैसिव में गई होगी, कन्वर्ज हुआ होगा, पैसिव में आ गया होगा, स्टेबल हो गया होगा, है ना। हम्म। कन्वर्जेंस स्टार्ट हुई होगी, कैलकुलेशन की होगी, तो वो एक्टिव स्टेट है। और जब वो कंप्लीट हो गई तो पैसिव हो गई। एक्टिव टू पैसिव में आने के बाद उसकी जो सीडी वैल्यू है वो क्या दर्शाती है कि मेरा राउट फर्स्ट टाइम इस वैल्यू के अंदर, जैसे मान लेते हैं 1500 है, 1500 उसने करंट डिस्टेंस निकाल ली, हम्म। और ये 1500 बताती है कि कॉस्ट है मेरी, शॉर्टेस्ट कॉस्ट है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने की, और जो 100% लूप फ्री है। वो इस वैल्यू को एज एन एफ डी स्टोर कर लेता है 1500। ये 1500 वैल्यू क्या गारंटी दे रही है, ये दे रही है कि अगर कोई भी नया राउट ऐड होता है, जैसे आपकी टोपोलॉजी चल रही थी, अब यहां पर कोई राउट आया, ठीक है, ये कॉस्ट निकाल कर आपको देता है कि यहाँ इसके पास इसने कहा मेरे पास एक बात और है कि मेरी जो कॉस्ट है इसकी 1500 चल रही थी, इसने कहा कि 1400 है मेरे से, मेरे से कॉस्ट 1400 है। तो आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट है ना? हम्म। बेस्ट।
लेकिन ये नहीं बता पाता कि मेरे पीछे जो राउटर्स लगे हुए हैं, मेरे पीछे जो राउटर लगे हुए हैं वो क्या कॉस्ट दे रहे हैं। इसे आप यहां से कभी भी पीछे के बारे में पता नहीं लग सकते। और लूप कहाँ बनेगा, हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के पीछे वाले डिजाइन में, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आपके पास क्या है? नेबर टू डेस्टिनेशन। आपके पास केवल डेस्टिनेशन है कॉस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा कि कितने नेबर्स उसमें लगे हुए हैं पीछे, उनके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, है ना। तो EIGRP उसे कंसीडर नहीं करता। कब तक नहीं करता? जब तक वो ये प्रूव ना कर दे कि मेरी जो फिजिबिलिटी कंडीशन है वो मैच करती है। यानी कि इसे पहले क्या करना होगा, फिजिबल सक्सेसर बनना होगा, तब जाकर ये टोपोलॉजी टेबल में अपने आप को रख सकता है। इसकी कॉस्ट चाहे कुछ भी आती हो, ठीक है, यूजली, या कोई राउट अपने आप को फिजिबल सक्सेसर बनाना चाहता है, फिजिबल या सेकेंडरी बनाना चाहता है, तो भी उसे क्या करना होगा, इस हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ बात करनी पड़ेगी। ये हिस्टोरिकल वैल्यू क्या करती है, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने आप को लूप फ्री सिलेक्ट किया था, तो मेरी जो वैल्यू थी, जो CD थी, वो 1500 थी। अब अगर आपकी RD वैल्यू, आपकी जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है RD, वो FD से कम है, अगर RD आपकी FD से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप फिजिबल सक्सेसर बन सकते। भाई जैसे इसने क्या, कि मैं नेबर हूं और मैं आपको एक RD दे रहा हूं, और वो RD 1400 है, तो 1400 का मतलब क्या हो गया, इस FD से बेस्ट है। लेकिन कॉस्ट कहाँ है, नेबर से डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट इसने 1400 फाइंड आउट की हुई है। तो अगर इसने 1400 फाइंड आउट की हुई है, तो FD उसे पता लग जाता है कि ये जो राउट है, क्योंकि जो मेरा जो लास्ट कैलकुलेशन थी लूप फ्री पाथ की, वो 1500 लेकर आता था। 1500 से नीचे की कोई भी वैल्यू मेरे लिए बिलीवेबल है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। कि मतलब मेरा जो नेबर है वो क्या कह रहा है, मैंने एक बेस्ट पास सेलेक्ट कर रखा था, और मैंने चूज कर लिया था उसे, और मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये 1500 कॉस्ट है। तो आने वाले जितने भी और भी बंदे अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये गारंटी देनी पड़ेगी, उनसे जो कनेक्टेड राउट्स है, जो नेबर्स हैं, यानी उस डेस्टिनेशन तक की जो जाने के रास्ते हैं, वो इस मेरे जो करंट्स हैं उससे छोटे होने चाहिए, तभी मैं उनको कंसीडर कर सकता हूं। अगर किसी की वैल्यू इस FD से ज्यादा है, तो वो फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता, और वो टोपोलॉजी टेबल में कभी दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप फिजिबल सक्सेसर बनना चाहते हो या सेकेंडरी पाथ बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच करनी पड़ेगी। और फिजिबिलिटी कंडीशन क्या कहती है JRP ड्यूअल एल्गोरिदम में, कि जो रिपोर्टेड डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन FD ऑफ द करंट सक्सेसर, FD से कम होनी चाहिए। और ये FD तब तक अपडेट नहीं होती है जब तक आपकी करंट डिस्टेंस कम नहीं हो जाती किसी भी तरीके से। मतलब और कोई नया बेस्ट, आपकी जो करंट जो चल रहा था वो बेस्ट, उसके बाद अगर कोई और बेस्ट आता है तभी अपडेट होती है, अपडेट नहीं होती है। ये तब तक मानता रहता है कि जब तक RD आपकी कम आ रही है। तो RD आपकी हमेशा क्या आनी चाहिए, इस FD से कम होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसर बन पाओ, फिजिबल सक्सेसर बन पाओगे, यानी सेकेंडरी पाथ का रोल प्ले कर पाओ। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया उन्होंने, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। जैसे ये दो राउट हैं, एक डेस्टिनेशन पर जाता है राउटर, ठीक है, इसने यहां से यहां तक की कॉस्ट निकाली, और वो निकाली 1500। और यहां से यहां तक की कॉस्ट, ये लिंक अभी लाइव नहीं है, ठीक है, 1500 है, उसने FD भी लिख दी 1500, और CD भी निकाल दी 1500, करंट डिस्टेंस निकाली थी, और वो उसने राउटिंग टेबल में प्लेस कर दिया, और FD स्टोर कर लिया। थोड़ी देर बाद ये लिंक आपने लाइव कर दिया, ठीक है। इस लिंक की यहाँ की जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है 1400, यहाँ से जो एरे रिपोर्ट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट मान लेते हैं 300 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1700।
तो इस राउटर पर इस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए दो रास्ते नजर आते हैं। एक से कॉस्ट आ रही है आपकी 1500, एक से आ रही है 1700। ठीक है, ये इसका सेकेंडरी पाथ होना चाहिए। अदर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, सेकेंडरी पाथ बना लेते हैं। प्राइमरी तो ये है ही है, सेकेंडरी बना के रख लेते हैं। लेकिन ए आई जे आर पी इसमें चेक क्या करता है, ए आई जे आर पी ये चेक करता है इसे फिजिबल सक्सेस, यहाँ सेकेंडरी बेस्ट राउट को क्या कहते हैं, फिजिबल सक्सेस कहते हैं, कि इसकी ये वाली जो कॉस्ट है, रिपोर्टेड डिस्टेंस जो है, अगर वो इस स्टोर्ड एफडी से कम है तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर, फिजिबल सक्सेसर की एंट्री दे दूंगा और टोपोलॉजी टेबल में दिखने लगेगा। अगर प्राइमरी फेल होता है तो फिजिबल सक्सेसर उसकी जगह इमीडिएटली ले लेगा और आपका काम हो जाएगा। अगर ये जहां क्या होती, 1500 भी होती अगर, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है आपकी, 1800। हम्म। ठीक है, ये सेकेंडरी पाथ में आता अलग राउटिंग प्रोटोकॉल में, लेकिन ये फिजिबिलिटी कंडीशन को यह मैच नहीं कर पा रहा है, रिपोर्टेड डिस्टेंस। हम्म। वो 1500 से कम होनी चाहिए, 1500 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। इससे अगर ये 1499 भी होती तो ये फिजिबल सक्सेसर बन सकता। इसका मानना क्या है कि मैंने एक बार जो बेस्ट पाथ कैलकुलेट किया था उसके अंडर अंडर जो नेबर अपने नेबर की डिस्टेंस रिपोर्ट करते हैं, तो वो फिजिबल सक्सेसर हो सकते हैं, उन्हें मैं लूप फ्री मानता हूं। बाकी किसी को भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। आप समझे मेरी बात। यस सर। हम्म। तो अगर आप यहां देखते हो डिजाइन को, राउटर वन से इस नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं 30.0 के लिए। तो राउटर वन से यहां तक जाने के लिए कॉस्ट है डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, ठीक है। लेकिन दो नेबर और हैं जो 30 पर जाने का रास्ता इसे बता रहे हैं, वो है 20 और 10। ठीक, अब 30 पर जाने के लिए इसकी कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन कॉस्ट जरूर निकाल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1500। अब ये भी, या इनकी लोकल कॉस्ट मान लेते हैं, ये 100, 100, 100, 100, ठीक है, ऐसे कॉस्ट मान लेते हैं 100, 100, 100 सबकी। अब इस राउटर वन को इस 30 पर जाने के लिए केवल कितनी कॉस्ट यूज करनी पड़ रही है, 100। और ये इसने एफडी बना ली और करंट भी बना ली, ठीक है। इन दोनों को क्यों नहीं ले रहा, ये फिजिबल सक्सेसर क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि R3 जो है 30 पर जाने के लिए रास्ता बता रहा है इसे। वो क्या बता रहा है, R3 कितनी रिपोर्ट करेगा भाई, 100 ये और 100 ये, कितनी हो गई, 200। भाई R3 क्या कह सकता है कि आप मेरे थ्रू यहां से जा सकते हो, ये R3 इसे बताएगा कि आपको जाना है, तो मैं आपको यहां से और यहां लेकर जा सकता हूँ, और फिर आप यहां पहुंच जाओगे। तो लेकिन अगर इनकी रिपोर्ट डिस्टेंस ढूंढते तो कितनी हो गई, 200। एफडी कितनी है इसकी, 100। तो ये 100 से कम होनी चाहिए, इसलिए पाथ आपको टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिखाई दे रहा। सेम गेम इसके साथ भी है, ये भी 200 दे रहा है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा। समझ रहे हो मेरी बात। जो बेस्ट पाथ है उसको ही दिखाई देगा टेक्नोलॉजी टेबल में। क्योंकि ये फिजिबल सक्सेसर नहीं बन पा रहे हैं। अगर ये कम दे पाते, अगर ये किसी वजह से ये कम होते, और ये कम कैसे होते, जैसे मान लेते हैं ये तो स्लो लिंक होता, ये 10 Mbps होता और ये 1 Gbps होता, ठीक है। ये 10 Mbps होता, ये 1 Gbps होता, ठीक है। ये 100 Mbps होता और ये 1 Gbps होता। तो क्या होता, आपके जो नेबर से जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है ये काफी स्ट्रांग है, तो इनकी वैल्यू कम आएगी यहाँ पर। 1 GB जितने हायर स्पीड होगा भाई उतनी मेट्रिक वैल्यू कम आती चली जाती है। तो ये 10, 10, 10 में आप देखते हो फिजिबल सक्सेसर यहाँ नजर, ये करके भी दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो फिजिबल सक्सेसर कौन हो सकते हैं, बताओ। विजुअल सक्सेस इसका वैल्यू करंट सिटी से कम होगा। जिसकी रिपोर्टेड डिस्टेंस एफडी से कम होगी, रिपोर्टेड हम्म। डिस्टेंस एफडी से कम होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, इनकी बैंडविड्थ चेंज कर देता हूँ।
फिर 5.0 के लिए हमारे करंट टोपोलॉजी टेबल को अगर आप देखते हो R1 की, शो आईपी आई जे आर पी टोपोलॉजी, तो 5.0 के लिए 3 सक्सेसर दिखाई दे रहे हैं। सबके एक एक है, फिजिबल सक्सेसर है ही नहीं। तो फिजिबल सक्सेसर दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस 1/0 और 1/1 की बैंडविड्थ में डिफरेंस कर देता है। बैंडविड्थ 50,000 और 1/1 20,000। अब देखना, शो आईपी राउट देखो, तो 5.0 के लिए एक ही पाथ रह गया है। हम्म। पहले आ रहे थे, अनइक्वल हो गया ना। शो आईपी आई जे आर पी टोपोलॉजी, बैंडविड्थ पैरामीटर चेंज होते ही देखो कितना फर्क हुआ, और बहुत सारे फिजिबल सक्सेसर आपके सामने नजर आ रहे हैं। 5.00 की एंट्री आपको 3 दिखाई दे रही है, लेकिन क्या हो गया, नंबर एक ही सक्सेसर रह गया है। ठीक है। हम्म। एक सक्सेसर कौन सा, जिसकी सीडी सबसे कम रही होगी। सीडी बढ़ गई है देखो इनकी, लेकिन आरडी पे कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने नेबर पर जाकर चेंज नहीं किया है कुछ भी, इसी पे हम्म। फर्क किया है। और एफडी कितनी है इसकी, 33,280। इनकी रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है, 30,720, 33,280 से कम है, तभी ये फिजिबल सक्सेसर बन पा रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अब सब में एक सक्सेसर लिखा आ रहा है, तो एक एक पाथ है, लेकिन एक है फिजिबिलिटी कंडीशन मैच कर गए हैं, क्योंकि मैंने उधर बैंडविड्थ गिरा दिया, हम्म। तो वैल्यू बढ़ गई है उसकी। तो वो पाथ आपको अच्छा लिंक दे पा रहे हैं, तो जो जो दे पा रहे हैं वो सब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ये है फिजिबल सक्सेसर। क्लियर। तो इसको फिजिबल सक्सेसर बोलेंगे सर, जो जो वाया 20 आ रहा है, वाया 30 आ हाँ, रहा है। यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा फिजिबल सक्सेसर, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, एक सक्सेसर है, लेकिन बाकी की जो दो एंट्री टोपोलॉजी टेबल में आई हैं, हम्म। ये फिजिबल सक्सेसर है। तो ओके, लिख के नहीं आता इसमें हम्म। मतलब। लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि फिजिबल सक्सेसर है या क्या है। क्लियर। यस सर। कोई डाउट। अब यहाँ एक बहुत जैसे बना ही लिया है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, उसे करते हैं यहाँ पर। ए आई जे आर पी इक्वल कॉस्ट और इनइक्वल कॉस्ट दोनों तरीके की लोड शेयर कर सकता है। दोनों लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है इसके पास। केवल यही एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है पूरे हमारे इंटरनेट जिसके पास अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का फॉर्मूला। अनइक्वल कॉस्ट हम्म। लोड बैलेंसिंग जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपके पास पाथ है, लेकिन अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग की शर्त क्या है, ये केवल उन पाथ्स पे अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग कर सकता है जो फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर नहीं है तो लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, टोपोलॉजी टेबल में होने चाहिए। क्लियर है। यस सर। टोपोलॉजी टेबल में होने जरूरी है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या कॉन्सेप्ट है वो बता दो। जैसे हमारे पास ये राउटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ डेस्टिनेशन है 5.0। इसकी कॉस्ट 100 Mbps, इसकी कॉस्ट 100 Mbps, इसकी कॉस्ट 50 Mbps,
इसकी 100 Mbps, इसकी 40 Mbps, इसके 100। तो इस राउटर को जाने के लिए, R1 को R5 पर जाने के लिए तीन रास्ते नजर आते हैं। इन तीनों पर इसने ड्यूअल कैलकुलेशन करी और इसने क्या किया, ये R2 R3 R4, इसने देखा कि वाया R2 मेरी बेस्ट कैलकुलेशन है, बेस्ट पाथ है, तो ये बन गया सक्सेसर। ये दोनों फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच करते हैं क्योंकि इनके एमबीपीएस यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो लेकिन ये बेस्ट तो नहीं बन पा रहे, लेकिन सेकेंडरी बन सकता है। तो वाया R3 और वाया R4 आपके क्या हो गए, फिजिबल सक्सेसर हो गए। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल में देख रहे हैं करंट एक्टिव ये चल रहा है। अब सारा लोड क्या है, वो सारा लोड बेस्ट पाथ पर जाता है। यहाँ से कोई भी ट्रैफिक फ्लो आता है तो वो कहाँ जाएगा, भाई बेस्ट पाथ ही हैंडल करेगा उसे। अब ये साइलेंटली बैठे हैं। ठीक है, तो ये लिंक ओवर यूटिलाइज्ड है। जितना भी डेटा आता है रिसीव करता है राउटर अपने बेस्ट पाथ से ही निकालता है। और ये अंडर यूटिलाइज रखे हैं, पैसे आपने लगा रखे हैं लेकिन यूज में नहीं है। और फिजिबल सक्सेसर भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जेआरपी में इस टोटल ट्रैफिक का कुछ परसेंटेज इन पे डिवाइड कर सकता हूँ। और ये इंटरनली EIGRP अपने आप करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ, उसका डेटा लोड शेयर करा देते। तो आपको इनको क्या करना है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम के अंदर लेकर आना है। तो हम इसके ऊपर एक पैरामीटर लगाते हैं EIGRP के ऊपर, जैसे हम लोग कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या करती है, एक तरीके का मल्टीप्लायर है। वो क्या करती है, आपकी जो करंट एफडी है उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जो भी आप वैल्यू लगाते हो, जैसे 2 लगाया। ठीक है, तो ये जितने भी कॉस्ट हैं इन सब में 2 से गुणा कर देगी, मल्टीप्लाई करती है। जैसे 50 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 और 100 क्या हो गए, लगभग इक्वल हो गए, है ना। जैसे इक्वल होंगे तो इस पर लोड शेयर हो जाएगा। इस पे आप 2 की गुणा करोगे तो ये 80 होगा। तो फिर भी ये 100 नहीं आ सकता, तो ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में नहीं आता। आपको क्या करना है, आपको ऐसा मल्टीप्लायर यूज करना है जो कम से कम इससे ऊपर निकल जाए। यानी अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करते हो तो 120 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और ये 100 था तो ये वेरिएंस इसे ऊपर लेकर चला जाता है और मल्टीप्लायर वैल्यू और पूरी टोपोलॉजी टेबल पे गुणा करता है। और जो जो राउट उस मल्टीप्लायर वैल्यू के अंदर आ जाते हैं उन पर लोड शेयरिंग स्टार्ट करता है। ये एक इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, EIGRP का अपना प्रोप्राइटरी बेस है। ठीक है, केवल इसी के पास ये फीचर है। और ये क्या होते हैं, ये फिर सक्सेसर बन जाते हैं। सक्सेसर बनते ही कहाँ प्लेस हो जाएंगे, राउटिंग टेबल में। और राउटिंग टेबल में आते ही आपका लोड शेयरिंग स्टार्ट हो जाए। क्लियर है। यस। इंटरनली करता है, आपको टोपोलॉजी टेबल पे कुछ भी फर्क होता दिखाई नहीं देगा। केवल आपके जो पाथ हैं वो राउटिंग टेबल में शिफ्ट होते हैं। यानी कि जो एक्चुअल फिगर आ रही है वो आपको दिखाई नहीं देती। आप केवल मल्टीप्लायर लगाते हो, तो मल्टीप्लायर क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल के बीच में यहाँ पर कैलकुलेशन करता है, वो उसमें करता है और जो वैल्यू आती जाती है उन्हें यहाँ पर फिट फीड करता चला जाता है। टोपोलॉजी टेबल एज इट इज दिखाई देगी आपको, लेकिन मल्टीप्लायर वैल्यू काम कर रही है। बाय डिफॉल्ट जो मल्टीप्लायर है 1 वो लगा रहता है, उसे अगर आप देखना चाहते हो। कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ अगर आप देखोगे EIGRP लगा हुआ है। मैट्रिक आपकी जो यूज में आ रही है, बैंडविड्थ आप यूज कर रहे हो, डिले को यूज कर रहे हो, बाकी बंद है। और एक्टिव टाइमर भी आएगा आगे। एडी वैल्यू दिखा रहा है। मैक्सिमम पाथ 4 4 पाथ को सपोर्ट कर सकता है। मैक्सिमम होप काउंट 100 है। मैट्रिक वेरिएंस कितना है, 1। बाय डिफॉल्ट वेरिएंस 1 रहता है और मैक्सिमम 128 तक ले जा सकते हैं। यानी 128 टाइम स्लोअर लिंक को भी आप EIGRP कैलकुलेशन में ला सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो फिजिबल सक्सेसर होना पहली बार। अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम पाथ क्या है, ये क्या है कि कितने, जैसे आपके पास ऐसे 5 इक्वल कॉस्ट पाथ हैं, 5 पाथ है किसी डेस्टिनेशन पर जाने के। तो राउटर क्या करेगा, इनमें से केवल 4 पाथ को ही लोड बैलेंसिंग में यूज कर सकता है, क्योंकि कमांड है मैक्सिमम पाथ 4। फोर, हाँ। आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे बढ़ाकर 32 तक लेकर जा सकते हो। मैक्सिमम 32 इक्वल और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस में शेयर कर सकता है, डिपेंड करता है। iOS 15 में 32 पर जा सकते हो, iOS 12.4 में आप 16 तक जा सकते थे,
iOS इसके ऊपर है। iOS 12 में 16 मैक्सिमम पाथ हो सकते हैं। iOS 15 में मैक्सिमम हो सकते हैं 32। और इससे जो पहले वर्जन थे उनमें मैक्सिमम 6 ही हो सकते थे। 4 तो डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन मैक्सिमम 6, 16 एंड 32 पर आप इक्वल कॉस्ट और अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग कर सकते। क्लियर है? यस सर। अब करोगे कैसे, वो दिखा। यहाँ बहुत दिमाग लगाने की बात है, लेकिन बहुत छोट थोड़ा सा। लोग इसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत ही हार्ड प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या करना है, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल। इसमें सबसे छोटी एफडी वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि ये जो वेरिएंस लगेगा ये पूरी टोपोलॉजी टेबल पे लगेगा, एक पर्टिकुलर राउट के ऊपर काम नहीं करेगा। जितने भी फिजिबल सक्सेसर हैं सब लोड शेयरिंग की एड कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, तो सभी डेस्टिनेशन के लिए फायदा है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी टोपोलॉजी टेबल में सबसे छोटी एफडी ढूंढनी है। 33 280, 16 1280, 33 280, 28 160। ये देखो 33 280 से कम है। हम्म। और एफडी ये है 130560, ये सब बड़े हुए हैं 30 720, 28 160, 53। तो सबसे छोटी जो एफडी वैल्यू आपके पास क्या है, 28 160। इसको नोट कर लो कहीं पे, है ना। और फिर हम्म। सबसे बड़ी सीडी ढूंढनी है, कंपोजिट डिस्टेंस। लोएस्ट एफडी को फाइंड आउट करना है, और लॉन्गेस्ट सीडी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लॉन्गेस्ट कितनी, कौन सी, 13 82 40। और छोटा है 13 56 80। 13 56 80, 13 82 40। और देख लेता हूँ तो कोई नहीं। ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला है 18688। हाँ ये बड़ा है, 18 68 80। और उससे भी बड़ा है ये, हम्म। देख रहे हो, 25 85 60। 258560, ये सबसे बड़ी सीडी है। हम्म। ठीक है। अब इस सबसे बड़ी सीडी को डिवाइड करना है। सबसे बड़ी सीडी आपकी आई है, उसे लिख लो कहीं पर, 8560। 258560। और जो सबसे छोटी सीडी है, ओ सॉरी एफडी है, वो है 28 100। से डिवाइड करो, कैलकुलेटर पे कर दो। ये सीडी को एफटी से डिवाइड करना है। हाँ, 25 85 60 डिवाइडेड बाय 9.18। 26 160। 9.18 टू 167। 25 80 60 डिवाइडेड बाय 28 160। 9.18 आ रहा है। यस। अब इस 9.18 को आपको राउंड फिगर में करना है, और हमेशा इंक्रीजिंग में करना है, 10 करना है। आप पॉइंट में नहीं दे सकते। ओके। और ये वेरिएंस वैल्यू निकल कर आ गई अब। अब इसे कहाँ लगाना है, EIGRP के अंदर जाना है आपको। ठीक है। और कमांड है वेरिएंस। जो वेरिएंस वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर पुट कर दो। क्लियर? कोई लॉग मैसेज में चेंज नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। लेकिन अब राउटिंग टेबल देखो, देखो जितने भी फिजिबल सक्सेसर थे वो सब क्या हो गए हैं, लोड शेयरिंग देने लगे। और इनकी
मेट्रिक भी अलग अलग है, हम्म। सेम नहीं है किसी की। हम्म। ये है अनइक्वल कॉस्ट, सारी अनइक्वल कॉस्ट है, लेकिन तब भी लोड बैलेंसिंग हो पा रही है, क्योंकि वेरिएंस वैल्यू इनको इस वैल्यू के अंदर अंदर थे, इनके अंदर अंदर जो भी वैल्यू थी उन सबको लेकर आ गए। फिजिबल सक्सेसर होने चाहिए। 40 का कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं था। QIP IGRP टोपोलॉजी को देखो, कोई भी चेंज आपको वैसे दिखाई नहीं दिएगा फिगर वाइज। जितने फिजिबल सक्सेसर थे देखो, कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम वही दिख रही है। वेरिएंस लगाया हुआ है मैंने, कोई हम्म। चेंज नहीं। 40 फिजिबल सक्सेसर नहीं था, इसलिए नहीं दिख रहा है। जो जो फिजिबल कंडीशन मैच करवा पाए थे वो सारे चीजें यहाँ पर आपको लोड शेयरिंग में नजर आ रही शेयर कर रहे है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, और फायदा ही है इससे, आपको कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आप EIJRP चलाते हो और मल्टीपल पाथ हैं। आपके पास है, अनइक्वल कॉस्ट है और फिजिबल सक्सेसर है, तो आंख बंद करके लोड शेयर कर दो, अपने आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। उसमें से कोई एक डाउन होगा तो वो अपना ट्रैफिक हाँ, शिफ्ट कर लेगा दूसरे पे। ऑटोमेटिक। तो फीचर है, हम्म। इसे कहते हैं अनइक्वल कॉस्ट। यहाँ अनइक्वल कॉस्ट दिख रही है लेकिन लोड शेयर हो रहा है। राउटिंग टेबल में उतने सक्सेसर्स आ गए। और देखो मजे की बात क्या है, ये अब क्या है, हम क्या कहते हैं राउटिंग टेबल में जो पाथ होते हैं ना, सक्सेसर कहते हैं, है ना। हम्म। टोपोलॉजी टेबल में आपको दिखाई देगा कि 3 सक्सेसर हो गए, उससे पहले केवल एक दिखाई दे रहा था, एक दिखाई देता है। क्योंकि इसने अब इन तीनों को क्या किया, तीनों अलग अलग मेट्रिक के साथ भी हैं लेकिन सक्सेसर बना दिया, बिकॉज वेरिएंस ने इसकी बिहेव को चेंज कर दिया। केवल बस ये फर्क दिखाई देगा। वहाँ वेरिएंस चेंज किए तो यहाँ पे जो हाँ जो कम वाले थे वो भी सक्सेसर बन गए। जी। जो आईपी ऐसे प्रोटोकॉल सक्सेसर में देखो। जैसे सक्सेसर 2 3 ऐसे दिखाई देने से मतलब वो लोड बैलेंसिंग पे बाकी बिल्कुल बिल्कुल। रिपोर्ट्स है। देखो वेरिएंस 10 लगाया था हमने, 10 हो गया। हम्म। क्लियर है। कोई डाउट है इसमें? जो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 5.0.0. ये भी कमांड है, आप एक पर्टिकुलर 5.0 की टोपोलॉजी टेबल की एंट्री देख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर और ज्यादा डिटेल्स दिखाता है। स्टेट इसकी पैसिव चल रही है, 3 सक्सेसर्स हैं, उनमें से ये एक सक्सेसर है, FD 33,280 सेम वही है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, कंपोजिट मेट्रिक आपको बता रहा है 33,280, ये इसकी रिपोर्टेड डिस्टेंस है। वेक्टर मेट्रिक कि इसने कैलकुलेशन में क्या क्या फैक्टर यूज किए। मिनिमम बैंडविड्थ 100 Mbps है, वो इसने चूज की हुई है। टोटल डिले क्या है, टोटल जितने राउटर से उसने क्रॉस करके गया उनके डिले को भी लिखकर यहाँ पर आपको दे रखा है। ये वो है जिससे EIGRP ने कैलकुलेशन लगाई होगी। लोड, रिलायबिलिटी, ये तो यूज में नहीं आते, लेकिन ये जो वेक्टर मेट्रिक हैं ये वो वेक्टर्स हैं जो EIGRP ने मेट्रिक कैलकुलेशन में यूज किए हैं, जिससे आप ये 33,280, 30,720 ये फिगर देख पाए। इस वाले पाथ से मिनिमम बैंडविड्थ क्योंकि 50 Mbps की थी, तो वो आपको 50,000 किलोबिट दिख रहा है, तो ये 50 Mbps। डिले इसमें भी 300 माइक्रोसेकंड। ये कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है, तो ये कमांड्स, एडिशनल कमांड्स पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहने लगूँ यहाँ से यहाँ तक की मैट्रिक क्या, तो आप इस इंटरफेस पे जाओगे, बैंडविड्थ चेक करोगे, फिर इधर जाओगे बैंडविड्थ चेक करोगे कि किसकी मिनिमम है उसे ढूंढोगे, इस पर कितना डिले है, इस पर कितना डिले है, उन्हें कैलकुलेट करोगे। तो उससे बेहतर क्या है कि आपके पास कमांड बेस होना चाहिए, और वाया कमांड ही आपको पता लग जाए। तो इस कमांड से शो आईपी IGRP टोपोलॉजी और किसी पर्टिकुलर राउट की अगर आप बात करते हो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। तो ये जो वेक्टर मैट्रिक आपको दिख रहा है, तो ये बताता है कि इसने टोटली अपने आप ही कैलकुलेट कर रखी है, मिनिमम बैंडविड्थ बता रहा है। अलॉन्ग विद द पाथ सबसे स्लोएस्ट लिंक कौन है उसकी बैंडविड्थ आपको यहाँ नजर आ जाएगी। टोटल डिले कितना है वो यहाँ नजर आ जाएगा, तो आपको हर राउटर पर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ इंजीनियर्स के पास
सभी कमांड्स पता होने चाहिए किस किस से क्या क्या देखा जा सकता है। कितने राउटर दूर हैं वो काउंट ये भी दिखा रहा है। एमटीयू भी है ये भी दिखा रहा है, लेकिन एमटीयू और ये बेस्ट पास सिलेक्शन में कंपेयर को यूज नहीं किए जाते, मैं जैसे मैंने कल भी बताया था। यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, मैंने तो यहाँ पर 100 Mbps बैंडविड्थ डाउन किया, आप यहाँ पर ईथरनेट लिंक लगा सकते हो और यहाँ सीरियल लगा सकते हम्म, हो। हमारे तो फास्ट ईथरनेट थे, मैंने बैंडविड्थ डाउन कर दिया है, तो बैंडविड्थ डाउन करना कोई सेंसिबल बात नहीं है। ठीक है। अच्छी खासी बैंडविड्थ को डाउन करके आप क्या करोगे, ये तो मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए आपको दिखाया। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसमें आप सीरियल और ईथरनेट लगा लेना इंटरनेट या यूज सीरियल कर। लगा लेना, तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। स्लो हो जाएगा। तो उनमें आप लोड बैलेंसिंग निकालोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि सीरियल पे आपको और बड़ी कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्लो बैंडविड्थ है तो मैट्रिक का जो वैल्यू वो भी बढ़ आई होगी। तो ये काम करना है। क्लियर? यस सर। सब वापस ले आते हैं। देखो अगर आप शो इंटरफेस भी करोगे तो आपको यहाँ अपनी बैंडविड्थ वगैरह सब दिखाई देगा। MTU 1500 है, बैंडविड्थ ये है, डिले ये 100 माइक्रो सेकेंड है। माइक्रो सेकेंड में लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी, लोड। और दूसरे इंटरफेस पर जाते हो, यहाँ भी दिखाई देगा आपको, मैंने बैंडविड्थ कम की हुई है, वो भी आपको शो हो रहा है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी। बैंडविड्थ आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो फिजिकल इंटरफेस पर डाल रहे हो इफेक्ट, और इसका ओवरऑल सारे ट्रैफिक पर ही इफेक्ट आएगा। तो बैंडविड्थ को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, जो चल रही है वही रहने देना चाहिए। तो इसलिए या तो आप लिंक लगाओगे स्लोअर, और तब जाकर अपने प्रैक्टिकल को वेरीफाई करो। टू शो आईपी एज इंटरफेस भी एक कमांड है जिसमें आप देख सकते हो कि कितने इंटरफेसेस पर आपने PIGRP को एनेबल किया हुआ है। क्लियर है? ट्यूनिंग मैंने आपको बता ही दी थी। और बताऊं आगे या यहीं तक रहने देना चाहते यही करवाने दीजिए सर, बाकी और भी तो लोग आए नहीं, हैं? वो इसको कोई एक बात रील नहीं, करके देखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, तो इसके वीडियो को आप हम्म, देखोगे एक बार और तो फिर और ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा। और ये प्रैक्टिकल करना है, इम्पोर्टेंटली। प्रैक्टिकल करके उसका कैलकुलेशन को चेक कर लो। बिल्कुल बिल्कुल।